आधुनिक युग की शुरुआत से ही इंसान रोबोट्स बनाते आ रहा है। शुरुआत में ये मशीनें सिर्फ कुछ खास कामों के लिए प्रोग्राम की जाती थीं, लेकिन वक्त के साथ एक नई कल्पना जन्मी, ऐसे रोबोट्स की जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और उनसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान बन सके, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भविष्य में एक दौर ऐसा भी आया जब ये कल्पना हकीकत बन गई। अमेरिका ने इंसानी दिमाग का अध्ययन किया और एआई रोबोट्स बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। अब ये रोबोट्स ना सिर्फ सोच और समझ सकते थे, बल्कि किसी भी भाषा में बात भी कर सकते थे। ये इतने कुशल थे कि मेडिकल ऑपरेशन से लेकर सुरक्षा, स्पेस मिशन और युद्ध के मैदान तक हर जगह इनका इस्तेमाल होने लगा। आगे चलकर एक नई टेक्नोलॉजी ने इंसानों और एआई के बीच के फासले को और कम कर दिया। इस टेक्नोलॉजी से कोई भी इंसान खुद को स्कैन करवाकर हूबहू अपने जैसा एक एआई बनवा सकता था। वो एआई ना सिर्फ उस इंसान के व्यवहार की नकल करता, बल्कि उसके जैसा दिखता और उसी के जैसे बातें भी कर सकता था। एआई रोबोट सब मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी की तरह लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके थे। रेस्टोरेंट के शेफ से लेकर वेटर तक, ड्राइवर से लेकर नौकर तक, हर काम के लिए बस एआई रोबोट्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन ये एक न्यूक्लियर विस्फोट था जो अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ। इस भयंकर विस्फोट ने पलक झपकते ही पूरे लॉस एंजलिस शहर को शमशान में तब्दील कर दिया। आज उस घटना को 10 साल बीत चुके थे। ठीक इसी दिन लॉस एंजलिस में वो न्यूक्लियर हमला हुआ था जिसने 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को एक झटके में ही जलाकर राख कर दिया था। अमेरिकी सरकार के मुताबिक वो हमला किसी दुश्मन देश या आतंकवादी ने नहीं, बल्कि उन्होंने किया जिसे इंसानों की हिफाजत के लिए बनाया गया था, यानी एआई रोबोट्स। ये हमला करके उन्होंने इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। तब अमेरिका ने पूरे वेस्टर्न कंट्रीज से एआई रोबोट्स को बैन कर दिया और चुन चुन कर धरती से एआई का वजूद मिटाने लगे, ताकि जो गलती पहले हुई दोबारा न हो। हालांकि उनके विपरीत रिपब्लिक ऑफ न्यू एशिया एआई को अब भी खतरा नहीं समझते थे। रिपब्लिक ऑफ न्यू एशिया एक एशियन रीजन था जहां सारे एशियाई देश अब मिलजुल कर रहते थे। वो ना सिर्फ नए एआई बना रहे थे, बल्कि उन्हें अपने बराबर का दर्जा भी दे रहे थे। लेकिन अमेरिका ने यह साफ साफ ऐलान कर दिया था कि जब तक एक भी एआई इस धरती पर मौजूद है, वे रुकेंगे नहीं। चाहे एआई जहां भी छुपे हों, हालात चाहे कैसे भी हो, मानव जाति की भलाई के लिए वो उन्हें ढूंढकर उनका वजूद मिटा देंगे। अपने इस मकसद को अंजाम देने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर एक विशाल और बहुत ही एडवांस स्पेस स्टेशन का निर्माण किया, जिसे कहा जाता था नोमैड। नोमैड पृथ्वी के ऑर्बिट पर मौजूद था। उसमें हाईटेक स्कैनर्स लगे हुए थे जो अंतरिक्ष से ही धरती पर मौजूद एआई को स्कैन कर लेते थे। जब भी कोई एआई का छुपा हुआ दल नोमैड के संपर्क में आता था, तब नोमैड से घातक मिसाइलें निकलती थी जो एआई के उस पूरे दल के चीथड़े उड़ा देती थी। नोमैड ऐसे ही कई सालों से चुन चुन कर एआई को खत्म कर रहा था। आज समय था सन 2065। अब मौत के डर से सारे एआई अंडरग्राउंड हो चुके थे। इसी दौरान एक रात नोमैड न्यू एशिया के कोनेंग द्वीप से गुजरा। उसने वहां कुछ एआई को डिटेक्ट किया था, जिसकी रिपोर्ट उसने यूएस मिलिट्री को दी। कुछ ही देर बाद समंदर से निकलकर कुछ हथियारबंद सैनिक द्वीप पर आ गए। उसी द्वीप पर मौजूद एक घर में जोशुआ नाम का एक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी माया के साथ प्यार भरे पल बिता रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर कोई शोर हुआ। जोशुआ नीचे दरवाजे पे आया। उसने देखा कि बाहर से कुछ एआई रोबोट्स एक अमेरिकन सोल्जर को पकड़ लाए थे। वो एआई रोबोट्स जोशुआ के ही साथी थे। उनमें से एक एआई का नाम हरून था। उसने जोशुआ से कहा, भाई, अमेरिकन्स को हमारी लोकेशन मिल गई है। वो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर जोशुआ ने बाहर झांक कर देखा। बाहर नोमैड गश्त लगाता हुआ उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। जोशुआ ने बेचैनी भरे लहजे में कहा, वो आ रहे हैं, जल्दी करो, भागो यहाँ से। ये सुन सारे रोबोट्स वहां से भाग निकले। उनके जाते ही जोशुआ उस घायल अमेरिकन सोल्जर के पास आया और बोला, ड्रू, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम मेरा भेद खोलने वाले थे। असल में जोशुआ अमेरिका का एक अंडरकवर एजेंट था। उसे यहाँ एक मिशन के तहत भेजा गया था। कोई निर्माता था जो इंसानों से जंग लड़ने के लिए गुप्त रूप से एआई रोबोट्स की सेना तैयार कर रहा था। लेकिन निर्माता काफी शातिर था। वो कभी किसी के सामने नहीं आता था। इसलिए अमेरिका ने मिलिट्री सार्जेंट जोशुआ को भेजा था ताकि वो निर्माता का पता लगाकर उसे खत्म कर दे। जोशुआ को एआई के दल में शामिल होने का एक ही जरिया नजर आया, जो थी निर्माता की बेटी माया। जोशुआ ने माया का भरोसा जीता, उससे शादी की और एआई के दल में शामिल हो गया।
हालांकि माया के साथ रहकर भी वो अब तक निर्माता के बारे में पता नहीं लगा पाया था, लेकिन उसे अब माया से सच्चा प्यार हो गया था। इस वक्त रोबोट्स ने जिस अमेरिकन सोल्जर का पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया था, वो जोशुआ का दोस्त ड्रू था। इसी दौरान बाहर मिलिट्री ने एआई पर हमला कर दिया। दोनों गुटों में भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। ये देख जोशुआ ने ड्रू का रेडियो उठाया और मिलिट्री से संपर्क करते हुए कहा, अंडरकवर सार्जेंट जोशुआ बोल रहा हूँ, तुरंत फायरिंग बंद करो, निर्माता यहाँ नहीं है। ये कहते हुए जोशुआ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां माया खड़ी थी। वो सब कुछ सुन चुकी थी। ये जानकर कि जोशुआ एक अंडरकवर एजेंट है, माया को सदमा सा लगा। उसने धोखेबाज कहकर जोशुआ पर बंदूक तान दी। जोशुआ ने एक पल को नजरें झुका ली, फिर धीमे से बोला, माया मुझ पर भरोसा रखो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ निर्माता चाहिए। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। माया जोशुआ को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसे जोशुआ से सच्चा प्यार था, इसलिए वो गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार वो वहां से भाग गई। बाहर खतरा था, इसलिए जोशुआ उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक माया बोट पर सवार होकर अपने एआई साथियों के साथ समंदर के रास्ते निकल चुकी थी। लेकिन माया इस बात से बेखबर थी कि नोमैड उनके ऊपर ही मंडरा रहा था। बदकिस्मती से नोमैड के स्कैनर्स ने माया और उसके साथी एआई को डिटेक्ट कर लिया। डर से जोशुआ की आंखें चौड़ी हो गई। अगले ही पल नोमैड ने समंदर में एक मिसाइल दाग दी। एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसने समंदर के साथ साथ किनारे तक भी मौत की आंधी ला दी। इस घटना के 5 साल बाद जोशुआ उस हादसे में जीवित बच गया था। अपनी पत्नी माया और अपने होने वाले बच्चे को खो देने का उसे आज भी पछतावा था। उसने मिलिट्री छोड़ दी थी और अब वो लॉस एंजलिस में न्यूक्लियर धमाके वाली जगह पर बचे हुए एआई को ढूंढकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने की मुहिम में जुटा था। दरअसल जोशुआ का परिवार भी उसी न्यूक्लियर हमले में मारा गया था। उसी हमले में उसने अपना एक हाथ और एक पैर भी गंवा दिया था, इसलिए वो एआई से इतनी नफरत करता था। हालांकि उसकी काबिलियत को देखते हुए बाद में मिलिट्री ने उसे रोबोटिक हाथ और पैर दिया, जिसके लिए वो मिलिट्री का शुक्रगुजार था। लेकिन अब माया और अपने होने वाले बच्चे की मौत के बाद उसे मिलिट्री से भी नफरत हो गई थी। लेकिन अतीत जोशुआ का पीछा कहां छोड़ने वाली थी। जोशुआ के दरवाजे पर एक बार फिर मिलिट्री के 2 ऑफिसर्स ने दस्तक दी। वो ऑफिसर्स थे जनरल एंड्रयूज और कर्नल हॉवेल। जनरल ने जोशुआ को बताया कि उन्होंने निर्माता के सीक्रेट लैब की लोकेशन ढूंढ ली है। वो लैब न्यू एशिया के उसी द्वीप में है जहां जोशुआ को अंडरकवर भेजा गया था। जनरल ने जोशुआ को बताया, निर्माता का नया आविष्कार एक विनाशकारी हथियार है जिसका नाम है अल्फा ओ। उस हथियार से वो अंतरिक्ष में मंडराते हमारे नोमैड को तबाह करने वाला है। इससे पहले कि निर्माता अपने मकसद को अंजाम दे, मैं चाहता हूं जोशुआ तुम हमारी टीम को गाइड करो और उन्हें उस लैब तक पहुंचाओ ताकि हमारी टीम निर्माता और उसके वेपन दोनों को खत्म कर सके। लेकिन इस बार जोशुआ ने किसी भी मिशन पर जाने से इनकार कर दिया। तब कर्नल हॉवेल ने कहा, जोशुआ क्या तुम निएंडरथल्स के बारे में जानते हो? वो भी इंसानों की तरह ही एक प्रजाति थी जो हमसे भी पहले से धरती पर मौजूद थे। पहले लोगों का मानना था कि वो मूर्ख थे, लेकिन फिर पता चला कि वो सभ्य थे। वो औजार बनाते थे, कपड़े बनाते थे, पौधों से दवाइयां बनाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कई तरह की कला भी सीख ली थी। वे छोटे फूलों की मालाएं बनाकर अपने मरे हुए परिजनों की कब्र पर रखते थे। लेकिन समस्या तब हुई जब उनका सामना ऐसी प्रजाति से हुआ जो उनसे भी ज्यादा चालाक और बेरहम थे, यानी कि हमने बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या की और उनकी प्रजाति का वजूद ही मिटा दिया। ऐसी ही समस्या जोशुआ अब हमारे सामने आ खड़ी हुई है। अब निएंडरथल्स की जगह हम हैं और हमारी जगह बहुत ही ज्यादा चालाक और हमसे भी ज्यादा बेरहम एआई। अगर उन्होंने हमारे नोमैड को तबाह कर दिया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, फिर हमारी प्रजाति को विलुप्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि जोशुआ अब भी उनका साथ देने को राजी नहीं था। तभी हॉवेल ने उसे एक वीडियो फुटेज दिखाई, जिसे देख जोशुआ भावुक हो गया। उस वीडियो में कुछ एआई के साथ माया भी नजर आ रही थी। हॉवेल ने कहा, ये फुटेज 2 दिन पहले की है, तुम्हारी पत्नी अभी जीवित है। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम निर्माता सारे एआई और उनके बनाए अल्फा ओ हथियार को नष्ट कर देंगे। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि माया को कुछ नहीं होगा, तुम अपनी माया को वापस पा सकते हो। ये सुनते ही जोशुआ मिशन के लिए तुरंत राजी हो गया। हॉवेल जोशुआ और अपनी एक टीम को लेकर एक बार फिर न्यू एशिया की ओर रवाना हो गई। वे सभी एक गांव में लैंड हुए और वहां के निवासियों को डरा धमकाकर पूछने लगे कि निर्माता का लैब कहां छुपा है। लेकिन वो गांव वाले एआई के प्रति इतने वफादार थे कि उन्हें मरना मंजूर था, लेकिन अपना मुंह खोलना नहीं। तभी जोशुआ को गांव के बीचों बीच एक छोटी सी मूर्ति दिखी। जोशुआ ने यूं ही उस मूर्ति को घुमाकर देखा। तभी गांव के बीच जमीन के नीचे छुपे सीक्रेट लैब का दरवाजा खुल गया।
बिना एक पल गवाए जोशुआ यूएस आर्मी के साथ लैब के अंदर घुस गया। लैब में साइंटिस्ट्स एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगे थे। यूएस आर्मी ने चुन चुनकर उन सारे साइंटिस्ट्स को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन तभी बाहर लोकल एआई पुलिस वहां आ धमकी। न्यू एशिया में अब एआई पुलिस ही लोगों की हिफाजत करती थी और अमेरिकन्स उनके दुश्मन थे। बाहर मौजूद आर्मी के बाकी सोल्जर्स उनका सामना करने लगे। उन्होंने अंदर मौजूद टीम से मदद की गुहार लगाई। तब तक टीम के कैप्टन ने जोशुआ को निर्माता का वेपन ढूंढकर उसे नष्ट करने का आदेश दिया और खुद बाकी टीम के साथ बाहर पुलिस से निपटने चला गया। जोशुआ वेपन की तलाश करता हुआ एक बड़े से चैम्बर में पहुंचा। यही वो जगह थी जहां वेपन अल्फा ओ रखा गया था, लेकिन अंदर आने पर जोशुआ को वहां कोई भी वेपन नजर नहीं आया। तभी उसे कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। जोशुआ गन ताने जब उसके करीब गया तो देखा कि वो एक एआई बच्ची थी जो टीवी पर कार्टून देख रही थी। उसे देख जोशुआ सन्न रह गया। एक पल को उसके मन में सवाल उठा कि क्या ये बच्ची ही निर्माता का हथियार है, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक साइंटिस्ट बंदूक लिए पीछे से आई और उसने जोशुआ के सीने पे शूट कर दिया। जोशुआ गिर पड़ा। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो सिर्फ घायल हुआ था। उस साइंटिस्ट ने ऊपर एक दरवाजा खोल दिया और एआई बच्ची से कहा, जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ और निर्माता को ढूंढो, जाओ। ये सुन वो बच्ची वहां से भाग निकली। उस दरवाजे से होकर वो बाहर खेतों में आ गई, जहां अमेरिकन साइंटिस्ट को भगा भगा कर मार रहे थे। कुछ ही देर बाद जोशुआ भी उसी रास्ते से बाहर निकला। हालांकि अब उसे बच्ची से कोई लेना देना नहीं था। वो जान बचाकर भाग रहे साइंटिस्ट्स के बीच माया की तलाश करने लगा। दूसरी ओर एआई पुलिस अमेरिकन आर्मी पर भारी पड़ती जा रही थी। तभी अगले ही पल वहां मंडरा रहे नोमैड ने उस लैब में मिसाइल दाग दी। एक भयंकर धमाका हुआ। हालांकि जोशुआ धमाके वाली जगह से काफी दूर था, लेकिन धमाके से जो बवंडर उठा उसकी चपेट में आकर जोशुआ दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब जोशुआ होश में आया तो देखा कि सुबह हो चुकी थी और वो पानी के किनारे खड़ी एक बोट में सवार था। वहीं उसके सामने वो एआई बच्ची खड़ी थी। एक पल को जोशुआ ने डर के मारे उस बच्ची पर बंदूक तान दी, लेकिन फिर उसने बंदूक हटा ली और एआई के प्रति नफरत दर्शाते हुए पत्थर फेंककर बच्ची को वहां से भाग जाने को कहा। पर वो बच्ची मासूम सा चेहरा लिए अपनी जगह डटी रही। अंत में जोशुआ ही उससे दूर चला आया। जोशुआ अब खेतों की तरफ पहुंचा। तभी उसे वहां आर्मी सोल्जर शिपली की लाश मिली। शिपली का रेडियो उठाकर वो अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक ही शिपली दर्द से करहाता हुआ जाग उठा। शिपली मरा नहीं था। उसी पल जोशुआ ने देखा कि एआई पुलिस उस पूरी जगह पे फैल चुकी थी। जोशुआ उनसे छुपता छुपाता शिपली को लेकर एक खाली घर में आ गया। तभी उसने देखा कि वो बच्ची तो पहले से ही वहां बैठी टीवी देख रही थी। जोशुआ ने चिढ़कर टीवी बंद कर दिया, पर तभी कुछ अजीब हुआ। उस बच्ची ने हाथ जोड़कर ध्यान केंद्रित किया और टीवी अपने आप ही दोबारा शुरू हो गया। जोशुआ सन्न रह गया। उसी पल शिपली के रेडियो पर कर्नल हॉवेल का कॉल आया। हॉवेल पास ही एक खंबे के पीछे छुपी हुई थी। जोशुआ ने कॉल रिसीव किया। हॉवेल ने जोशुआ से पूछा, क्या तुमने निर्माता का वेपन डिस्ट्रॉय किया? जोशुआ ने जवाब दिया, वहां कोई वेपन नहीं था, वहां तो बस एक एआई बच्ची थी। हॉवेल ने कहा, वो बच्ची ही उनका हथियार है, खत्म कर दो उसे। उसी वक्त हॉवेल एआई पुलिस की नजरों में आ गई। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और एक गाड़ी में भरकर ले जाने लगे। उसी गाड़ी में हॉवेल का एक सोल्जर मैकब्राइड भी बंदी था। दूसरी ओर हॉवेल का आदेश मानते हुए जोशुआ बंदूक ताने उस एआई बच्ची को मारने आया। वो बच्ची उस वक्त एक ड्राइंग बना रही थी। जोशुआ ने देखा कि बच्ची ने ठीक वैसा ही निशान ड्रॉ किया था जैसा माया की पीठ पर टैटू था। जोशुआ ने उससे पूछा, तुमने ये निशान कहाँ देखा है? पर बच्ची खामोश थी। जोशुआ ने अपने फोन पर उसे माया की तस्वीर दिखाई और पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? तुमने इसे कहीं देखा है? फोटो देखते ही उस बच्ची ने उत्सुकता के साथ कहा, डियन डंग। हालांकि जोशुआ को इसका मतलब समझ नहीं आया, पर उसे यकीन हो गया कि बच्ची माया के बारे में जरूर कुछ जानती है। उसने बच्ची को मारने का इरादा बदल दिया, पर तभी अचानक ही गांव का एक एआई किसान वहां आ धमका, जो उस घर का मालिक था। उसने जोशुआ पर बंदूक तान दी, लेकिन उसके हमला करने से पहले जोशुआ ने ही उसे गोली से उड़ा दिया। गोली की आवाज सुन वहां छानबीन कर रही एआई पुलिस को उनकी भनक लग गई और वो अपनी पूरी फौज के साथ उनकी तरफ आने लगे। जोशुआ ने फौरन उस एआई किसान के जेब से उसकी गाड़ी की चाबी निकाली और अपने साथी शिपली और उस बच्ची को लेकर वहां से फरार हो गया। इसी दौरान दूसरी ओर एआई पुलिस की एक गाड़ी हॉवेल और मैकब्राइड को लेकर शहर की तरफ बढ़ रही थी। तभी उन दोनों ने पुलिस पर हमला कर गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और जोशुआ को ढूंढने निकल पड़े। उधर जोशुआ की गाड़ी रास्ते में ही बंद पड़ गई।
हालांकि अब उनका एआई पुलिस से पीछा छूट चुका था। थोड़ी राहत मिलने पर जोशुआ ने उस बच्ची से कहा, तो अब बताओ डियन जंग कहाँ है? मुझे मेरी पत्नी माया के पास ले चलो। लेकिन वो बच्ची कुछ भी बोल नहीं रही थी। जोशुआ को लगा शायद उसे इंग्लिश भाषा समझ नहीं आ रही है, पर तभी मौत से जूझ रहे शिपली ने जोशुआ पर बंदूक तान दी और बोला, पत्नी को छोड़ो, मुझे आर्मी कैंप ले चलो, वरना तुम सीधे ऊपर जाओगे। इस पर जोशुआ शिपली को समझाने लगा कि यूएस आर्मी कैंप यहाँ से मीलों दूर है, वहां जाना नामुमकिन है। उसी पल शिपली ने दम तोड़ दिया। शिपली को वहीं छोड़ जोशुआ उस एआई बच्ची के साथ एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर शहर की तरफ निकल गया। उस बच्ची का कोई नाम नहीं था, इसलिए जोशुआ ने उसे एल्फी नाम दे दिया था। साथ ही उसने एल्फी को एक टोपी भी पहना दी थी ताकि वो इंसान लगे। उनके जाने के कुछ देर बाद हॉवेल शिपली को ट्रेस करती हुई उसकी कार तक पहुंच गई। कार में शिपली मरा पड़ा था। हॉवेल के आदेश पर मैकब्राइड उसे कार से बाहर निकाल लाया। साथ ही उसने निष्क्रिय हो चुके एआई पुलिस को भी शिपली की लाश के बगल में लिटा दिया। इसके बाद हॉवेल ने एक डिवाइस शिपली के सिर के पास रख दी। असल में वो एक मेमोरी ट्रांसफर डिवाइस थी, जिससे मरे हुए इंसान की मेमोरी को कॉपी करके किसी एआई में ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन तभी जब उस इंसान को मरे ज्यादा वक्त ना हुआ हो। इससे कुछ वक्त के लिए वो इंसान एआई में जीवित हो जाता था। हॉवेल ने शिपली के सिर पे मेमोरी ट्रांसफर डिवाइस फिट किया। हालांकि शिपली को मरे अधिक समय हो गया था, इसलिए हॉवेल को उसके दिमाग से थोड़ी सी ही मेमोरी मिल पाई। हॉवेल ने उस मेमोरी को एक फ्लैश ड्राइव में कॉपी करके उसे उस एआई पुलिस के सिर से कनेक्ट कर दिया, जिससे शिपली छटपटाता हुआ उस एआई में जीवित हो गया। वक्त कम था, इसलिए हॉवेल ने शिपली से सीधे सवाल किया, जोशुआ कहाँ है? क्या उसने वेपन, मेरा मतलब उस एआई बच्ची को खत्म किया? इस पर शिपली ने कहा, नहीं, वो बच्ची जिंदा है। जोशुआ उसके साथ अपनी पत्नी को ढूंढने गया है। बस इतना कहकर शिपली वापस मौत की नींद सो गया। अब हॉवेल की नजरों में जोशुआ एक गद्दार था। मैकब्राइड को साथ लेकर उसने उसकी तलाश शुरू कर दी। इरादा साफ था, जोशुआ और एल्फी को हर हाल में खत्म करना। उधर जोशुआ एल्फी को लेकर शहर पहुंच चुका था, लेकिन अब शहर के चप्पे चप्पे पर उसी की तलाश हो रही थी। एआई जोशुआ से एल्फी को वापस चाहते थे। पुलिस हर गली कूचे में उनकी खोज कर रही थी। ऐसे माहौल में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था, पर जोशुआ के शहर आने के पीछे भी एक मकसद था, अपने पुराने दोस्त ड्रू से मिलना। वही ड्रू जिसे उसने अपने अंडरकवर मिशन के दौरान मौत से बचाया था। जोशुआ को यकीन था कि ड्रू उन्हें आसरा देगा और माया को ढूंढने में मदद करेगा। जोशुआ एल्फी को लेकर उस फैक्ट्री पहुंचा, जहां ड्रू अब एआई बनाने का काम करता था। सालों बाद जोशुआ को सामने देख ड्रू चौंका और फिर मुस्कुरा उठा। एक पुराने दोस्त की तरह गले मिलते हुए बोला, काफी साल हो गए दोस्त, अब किस मुसीबत में फंसा है? जैसे ही ड्रू की नजर एल्फी पर पड़ी, वो ठिठक गया। एक एआई बच्ची, ये उसने पहली बार देखा था। ड्रू उन्हें अपने घर ले आया, जहां वो अपनी एआई गर्लफ्रेंड कामी के साथ रहता था। ड्रू ने जोशुआ से पूछा, तू इस एआई बच्ची के साथ क्या कर रहा है? जोशुआ ने जवाब दिया, ये सिर्फ बच्ची नहीं है, इसका नाम है एल्फी। इसके पास एक अद्भुत शक्ति है, ये दिमाग से मशीनों को कंट्रोल कर सकती है। जोशुआ ने आगे कहा, मुझे लगता है ये जानती है निर्माता कहाँ है, और शायद माया भी वहीं हो। एल्फी ही मेरी आखिरी उम्मीद है माया को ढूंढने की। ड्रू ने एल्फी की जांच पड़ताल शुरू की। कुछ ही देर में उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन जोशुआ को एक तरफ ले गया और फुसफुसाया, भाई, ये बच्ची किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये कोई आम एआई नहीं है, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। वो आगे बोला, एल्फी सिर्फ पास की मशीनें ही नहीं, बल्कि किसी भी मशीन को कितनी भी दूरी से कंट्रोल कर सकती है। ये काबिलियत असीम है। जोशुआ हैरान हो गया, लेकिन ड्रू अभी रुका नहीं। वो आगे बोला, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बच्ची असली इंसानों की तरह बड़ी होगी। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, इसकी ताकत भी बढ़ती जाएगी और ये और भी ज्यादा दूर मौजूद चीजों को भी कंट्रोल कर पाएगी। ये सुनकर जोशुआ के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। एल्फी अब सिर्फ एक मासूम एआई नहीं थी, वो भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद या सबसे बड़ा खतरा बन सकती थी। ड्रू ने अपनी गर्लफ्रेंड कामी के साथ एल्फी को दूसरे कमरे में भेज दिया। कामी ने एल्फी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की और उससे जोशुआ के बारे में पूछने लगी, लेकिन बातों ही बातों में एल्फी को कुछ महसूस हुआ। उसने कहा, मेरे साथी आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। ये सुनकर कामी एक पल खामोश हो गई। दूसरे ही पल डोरबेल बजी। कामी चौंक उठी। उसने दरवाजे को स्कैन करके देखा। दरवाजे पर आइसक्रीम डिलीवरी बॉय खड़ा था। कामी बेफिक्र हो गई और जाकर आइसक्रीम का पैकेट ले आई, लेकिन जब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक बॉम्ब था। कामी चूं भी कर पाती उससे पहले ही बॉम्ब फट गया और उसके सारे पुर्जे बिखर गए। उसी पल एआई पुलिस की एक यूनिट घर के अंदर आ धमकी
और उन्होंने एल्फी को घेर लिया। एक एआई एल्फी के पास आया और बोला, अब तुम उस अमेरिकन से सुरक्षित हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन एल्फी ने बस चुपचाप उससे मुंह फेर लिया। उसे अब किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो सुकून उसे जोशुआ के पास मिलता था वो कहीं और नहीं था। लेकिन एआई पुलिस खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आई थी। उनमें से एक ने स्टन गन एक्टिवेट कर दी। इरादा साफ था, एल्फी को बेहोश करना, पर एल्फी अपनी जगह से हिली तक नहीं। ना कोई चीख, ना कोई डर। उसे पता था जोशुआ आएगा, और ठीक उसी पल जोशुआ आंधी की तरह एआई पुलिस पर बरस पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने पूरी एआई यूनिट को गोलियों से छलनी कर भंगार के ढेर में बदल दिया। लेकिन फिर पुलिस की एक और यूनिट तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। जोशुआ ने एक पल भी गंवाए बिना एल्फी को उठाया और वहां से भागा। लेकिन तभी उसकी नजर ड्रू पर पड़ी। वो कामी की लाश के पास बैठा रो रहा था। चाहे कामी एक मशीन थी, लेकिन ड्रू के लिए वो उसकी जिंदगी बन चुकी थी। जोशुआ भी कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में अफसोस साफ झलक रहा था। कुछ ही देर में दूसरी एआई पुलिस यूनिट घर में दाखिल हुई, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ जले हुए मलबे और कामी की लाश मिली। जोशुआ, एल्फी और ड्रू तीनों तब तक निकल चुके थे। तभी अचानक वहां मौजूद 2 एआई अफसरों ने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी और पलक झपकते ही पूरी यूनिट को खत्म कर दिया। असल में वो दोनों एआई नहीं, बल्कि भेस बदले हुए कर्नल हॉवेल और उसका वफादार मैकब्राइड थे। हालांकि जोशुआ और एल्फी का हाथ से निकल जाना उन्हें भी खल रहा था, लेकिन उनके हाथ एक ऐसी चीज लग चुकी थी जो उन्हें जोशुआ और एल्फी तक पहुंचा सकती थी। वो चीज थी कामी की खोपड़ी, जिसमें उसकी मेमोरी अब भी स्टोर थी। उधर जोशुआ ड्रू और एल्फी को लेकर एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बेवजह नहीं। उसके पास एक कड़ी थी जो उसे माया तक ले जा सकती थी। दरअसल जोशुआ ने माया को शादी के वक्त जो रिंग पहनाई थी वो ड्रू ने ही उसे दी थी, और हाल ही में ड्रू ने उसे बताया था कि उस रिंग में एक सीक्रेट ट्रैकर लगा हुआ था। अब जोशुआ उसी रिंग की लोकेशन को ट्रेस कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो रिंग उसे एक बार फिर माया से मिला देगी, लेकिन ट्रैकर उन्हें ले आया जोशुआ के ही पुराने घर में, उसी घर में जहां माया को उसकी सच्चाई का पता चला था और वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। अब उस जगह पर सिर्फ खामोशी थी। नोमैड के उस धमाके ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। दीवारें गिर चुकी थीं, यादें राख हो चुकी थी, और माया वो वहां नहीं थी। सिर्फ एक चीज थी, जमीन पर पड़ी उसकी वेडिंग रिंग, जो अब भी जोशुआ का इंतजार कर रही थी। जोशुआ बेहद मायूस हो गया। उम्मीद की जो एकमात्र किरण थी वो भी बुझ चुकी थी। उधर एल्फी को एक बार फिर कुछ महसूस हुआ। उसने ड्रू की ओर देखा और कहा, मेरे साथी मुझे लेने आ रहे हैं। ये कहते ही वो दौड़कर जोशुआ के पास पहुंच गई। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे उसने जोशुआ को ही अपना पिता मान लिया था। तभी ड्रू ने आसमान में एआई ड्रोन्स देख लिए। वो जोशुआ को सतर्क करने के लिए घर की तरफ भागने लगा। तभी आसमान से ड्रोन्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधी ड्रू को जा लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। जोशुआ भागा, उसे संभाला। ड्रू की सांसें टूट रही थी, लेकिन जाने से पहले उसने जोशुआ के कान में वो सच फुसफुसाया जो सब कुछ बदल देने वाला था। उसने कहा, जोशुआ, जिस रात यहाँ हमला हुआ था हमें एक बात समझ आ गई थी। निर्माता माया के पिता नहीं है, बल्कि माया ही निर्माता है। सच्चाई जानकर जोशुआ के होश फाख्ता हो गए। इसी के साथ ड्रू की सांसें थम गई। जोशुआ के पास दुख मनाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि एआई तेजी से उसी की ओर बढ़ रही थी। वो एल्फी को उठाकर भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। आगे एआई की पूरी फौज ने उसे घेर लिया, लेकिन ये पुलिस नहीं थी, ये वही रेबल एआई थे जिनके साथ जोशुआ कभी अंडरकवर काम कर चुका था। भीड़ में से उनका लीडर हरुन बाहर आया। उसने एल्फी को अपनी गोद में लिया और जोशुआ को घूरते हुए बोला, भाई फिर से गद्दारी। जोशुआ कुछ भी कह पाता, उससे पहले ही एक एआई ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। रेबल्स उन्हें जहाज से उठाकर एक खुफिया बेस की ओर ले जा रहे थे। उन्होंने जोशुआ को नीचे एक सेल में बंद कर दिया था। कुछ देर बाद जोशुआ को होश आया। उसकी आंखें खुली और सामने खड़ा था हरुन। हरुन ने ठंडी लेकिन तीखी आवाज में पूछा, तुम्हें उस बच्ची से क्या चाहिए? जोशुआ ने थके हुए लहजे में कहा, वो सिर्फ मुझे मेरी माया तक ले जा रही थी। ये सुनकर हरुन हल्का मुस्कुराया और फिर बोला, माया, अपने पिता की मौत के बाद वही हमारी अगली निर्माता बनी थी। उसी ने उस बच्ची को बनाया है। उस बच्ची के पास अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए तुम्हें उस बच्ची को मारने भेजा गया है ना? ताकि हम कमजोर हो जाएं। लेकिन जोशुआ, मैं तुम्हें बता दूं कि वो बच्ची कोई हथियार नहीं है, बल्कि उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी हथियार को निष्क्रिय कर सकती है। हम उसकी मदद से इंसानों को मिटाना नहीं, बल्कि खुद को बचाना चाहते हैं। आगे हरुन ने जोशुआ को एक हकीकत से रूबरू कराया।
जो जोशुआ को पता तो थी पर उस पर विश्वास नहीं था। हरुन ने कहा, तुम्हें भी ये बात पता है जोशुआ कि 15 साल पहले लॉस एंजलिस पर जो न्यूक्लियर हमला हुआ था, जो इंसानों और एआई के बीच जंग का कारण बनी, वो हमला किसी एआई ने नहीं किया था। वो हमला तुम्हारे ही कोड में गड़बड़ी की वजह से हुआ था। स्पेस में मौजूद न्यूक्लियर बॉम्ब इंसानों की गलती से धरती पर गिरा था, जिसका दोषी हमें ठहराया गया। हमने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया। हम तो हमेशा से शांति चाहते थे। हम इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इंसान ये जंग रोक दें, वही हमारे लिए जीत होगी। हालांकि अब हरुन की बातों से जोशुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अब बस एक ही चीज मायने रखती थी, सिर्फ और सिर्फ माया। लेकिन हरुन की नजरों में जोशुआ अब भी एक खतरा था। वो उसे खत्म करने के लिए अपनी गन लोड करने लगा। तभी उसके साथियों ने उसे आवाज दी। हरुन फौरन ऊपर चला गया। बाहर एक तबाही का मंजर देख उसका चेहरा सन रह गया। नोमैड ने उनके एक और गांव पर मिसाइल दागकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया था। हरुन की आंखों में एक गहरी निराशा तैर गई। जब सबकी निगाहें उस तबाही की ओर थीं, उसी वक्त एल्फी चुपचाप सभी से छुपती हुई नीचे जोशुआ के सेल में पहुंच गई। उसके मन में एक सवाल था। उसने मासूमियत से पूछा, क्या तुम माँ को मारना चाहते हो? एल्फी माया को ही माँ कहकर पुकार रही थी। जोशुआ ने आस लिए उसकी ओर देखा और कहा, नहीं एल्फी, मैं माया को क्यों मारूंगा? मैं उससे प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। उधर हरुन को जब आसपास एल्फी नहीं दिखी, उसे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से सेल की तरफ भागा, लेकिन अब जोशुआ वहां से गायब हो चुका था। हरुन को लगा कि जोशुआ भाग चुका है। वो अब उसे पीछे छोड़कर अपने ठिकाने की ओर बढ़ गया, लेकिन जोशुआ उनके जहाज के नीचे ही लटका हुआ था। एल्फी ने ही उसे पिंजरे से आजाद किया था। जोशुआ को पता था कि हरुन माया के पास जरूर जाएगा, इसलिए वो छुपकर उनके पीछे जा रहा था। कुछ ही घंटों बाद एआई का काफिला अपने मेन बेस पर पहुंचा। एक ऐसा गांव जहां सैकड़ों एआई शांति से रहते थे, लेकिन इस वक्त वहां सिर्फ खामोशी थी। हर चेहरे पर केवल दहशत उभरी थी, क्योंकि नोमैड उसी दिशा में बढ़ रहा था। तभी एक डरे हुए एआई ने हरुन से कहा, आप एल्फी की ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो नोमैड को नष्ट कर सकती है। हरुन ने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में जवाब दिया, अभी नहीं, अभी वो बच्ची बहुत छोटी है। उसकी शक्तियां अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि वो धरती से अंतरिक्ष में मौजूद नोमैड पर नियंत्रण करके उसे तबाह कर सके। हालांकि अगर हम किसी तरह उसे ऊपर नोमैड तक पहुंचा सके, तब वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन उस एआई ने कहा, ऐसा करने पर तो एल्फी भी जिंदा नहीं बचेगी। हरुन ने कहा, यही उसकी किस्मत है, उसे बनाया ही इसलिए गया है। ये सारी बातें जोशुआ छुपकर सुन रहा था। फिर जैसे ही रात हुई, वो एआई कैंप में घुस गया। उस वक्त सारे एआई खुद को चार्ज कर रहे थे और स्लीपिंग स्टेज में थे। जोशुआ ने एल्फी को हरुन की गोद में देखा। हरुन भी उस वक्त सो रहा था। जोशुआ ने बड़ी चालाकी से उसके सिर पर लगे एक बटन को दबाया और उसे स्टैंड बाय मोड में डाल दिया। फिर बिना वक्त गवाए वो एल्फी को लेकर माया को ढूंढने निकल पड़ा। ठीक उसी वक्त पहरा दे रहे एक एआई ने देखा कि अमेरिकन्स की एक फौज उनके ठिकाने के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत अलार्म बजा दिया और सारे एआई को सतर्क कर दिया। एक एआई ने हरुन को भी जगा दिया। मौजूदा हालात को जानने के बाद उसने अपने कुछ साथियों से एल्फी को ढूंढने को कहा और खुद बाकी सैनिकों के पास आ गया। उसकी सेना अमेरिकन से लड़ने की तैयारी में जुटी थी, पर तभी उन पर धुएं के गोलों से हमला हुआ। पूरा इलाका धुएं से भर गया। सामने कुछ भी देख पाना मुश्किल था। एआई कुछ समझ पाते उससे पहले ही घने जंगलों से निकलकर यूएस आर्मी की 2 विशालकाय मशीनों ने उन पर हमला कर दिया। वो मशीनें न सिर्फ एआई को मार रही थी, बल्कि उनके घरों को भी तबाह कर रही थी। ये तबाही देखकर जोशुआ के साथ भागने की तैयारी कर रही एल्फी का दिल तड़प उठा। वो दौड़कर अपने साथियों की मदद के लिए निकल पड़ी। मशीनें रॉकेट और गोलियों से लगातार हमले कर रही थी। उन मशीनों में कोई और नहीं बल्कि हॉवेल अपनी सेना के साथ थी। लेकिन एआई भी चुप नहीं रहे। एआई की सेना ने मोर्चा संभाला और एक जोरदार बम धमाके से एक मशीन को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन हॉवेल पूरी तैयारी के साथ आई थी। मशीन रुकते ही उसने अपना अगला हथियार निकाला, एक्सप्लोसिव रोबोट्स। ये रोबोट्स दौड़ते हुए आते थे और भीड़ में घुसकर वहीं फट जाते थे। हरुन और उसकी टीम की गोलियां भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। हरुन को लगने लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, क्योंकि एक और एक्सप्लोसिव रोबोट तेजी से उनकी ओर दौड़ रहा था। उसके फटते ही सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन तभी एल्फी उस रोबोट के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपनी शक्ति से उस रोबोट को कंट्रोल कर लिया और वहीं रोक दिया। ये देखकर हॉवेल बौखला गई। उसने मैकब्राइड को आदेश दिया, एल्फी को खत्म कर दो। सन की मैकब्राइड बंदूक लेकर एल्फी की ओर बढ़ने लगा। धुएं के कारण ना एल्फी, ना हरुन और ना ही बाकी एआई उसे देख पाए।
हालांकि जोशुआ पानी के रास्ते से एल्फी तक पहुंच रहा था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मैकब्राइड अचानक सामने आया और बिना झिझक एल्फी को गोली मार दी। जोशुआ का खून खौल उठा। उसने गुस्से में मैकब्राइड को वहीं खत्म कर दिया। ये देख अब हरुन को भी यकीन हो गया कि जोशुआ उनके साथ है। जोशुआ ने एल्फी को अपनी गोद में उठा लिया, बिल्कुल एक पिता की तरह। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एल्फी बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। तभी हरुन ने कहा, जल्दी करो, हमें इसे निर्माता के पास ले जाना होगा। हालांकि यूएस आर्मी की एक और विशालकाय मशीन एआई पर कहर बरपा रही थी, लेकिन इस वक्त उनके लिए एल्फी को बचाना ज्यादा जरूरी था। उसी जंग के बीच हरुन और जोशुआ एल्फी को लेकर एक जहाज में सवार हो गए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। उनके जाते ही हॉवेल ने सारे एआई को खत्म कर दिया और हरुन की एक घायल एआई साथी को पकड़ लिया। उस एआई की आंखें जा चुकी थी, वो कुछ देख नहीं सकती थी। इस बात का फायदा उठाते हुए हॉवेल ने उसके सामने खुद को एल्फी की रक्षक की तरह पेश किया और पूछा कि जोशुआ और हरुन एल्फी को लेकर कहां गए हैं। ना देख पाने की वजह से उस एआई ने हॉवेल को अपनी साथी समझा और उसे बता दिया कि हरुन जोशुआ और एल्फी को लेकर टन टेम्पल की ओर गया है, निर्माता के पास। बस इतना सुनना था। हॉवेल ने बिना किसी हिचक के उस एआई को खत्म कर दिया और जोशुआ के पीछे निकल पड़ी। दूसरी ओर अब हरुन ने जोशुआ को अपना साथी मान लिया था। जोशुआ एल्फी को एक बेटी की तरह अपनी बाहों में समेटे हुए था, जैसे वो उससे दूर नहीं होना चाहता। उनका प्यार देख हरुन ने एक सच्चाई जोशुआ के सामने रखी। हरुन ने कहा, एल्फी का तुमसे लगाव यूं ही नहीं है जोशुआ। माया ने उसे एक आर्टिफिशियल भ्रूण से बनाया था, जो उसने अपने ही गर्भ को स्कैन करके तैयार किया था। यानी एल्फी माया और तुम्हारे होने वाले बच्चे की ही एक कॉपी है। जोशुआ की आंखें नम हो गई। हरुन ने आगे बताया, माया ने एल्फी को इस तरह डिजाइन किया था कि वो इंसानों से नफरत करे, लेकिन उसके अंदर उसने तुम्हारे लिए वही प्यार भर दिया था जो वो खुद तुमसे करती थी। एल्फी माया की सबसे छुपी हुई रचना थी, जिसे उसने चुपचाप उस हमले से 2 हफ्ते पहले बनाया था, जब नोमैड ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये सब सुनकर अब जोशुआ को भी समझ आया कि क्यों वो एल्फी से इतना जुड़ाव महसूस करता था। उसे अब ये भी समझ आ चुका था कि माया का मकसद इंसानों को खत्म करना नहीं, बल्कि इस जंग को रोकना है। इन्हीं भावनाओं के साथ वे लोग टन टेम्पल पहुंचे। वो एआई साधुओं का एक गांव था। जोशुआ ने एल्फी को एक एआई साधु को सौंप दिया, जो उसे इलाज के लिए अंदर ले गया। कुछ समय बाद जोशुआ माया को ढूंढते हुए मंदिर के भीतर गया, लेकिन अंदर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके कदम लड़खड़ा गए। माया वहां लाइफ सपोर्ट डिवाइस पर लेटी थी। जोशुआ ने वहां मौजूद एक पुजारी से पूछा, माया को क्या हुआ है? तब पुजारी ने बताया कि माया 5 साल पहले हुए उस हमले के बाद से ही कोमा में है। हमले में वो अपने होने वाले बच्चे को भी खो चुकी थी। हरुन उसे यहाँ लेकर आया था। पुजारी ने आगे कहा, शुरुआत में हमें लगा था कि हम निर्माता को बचा सकते हैं, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम रही। हमने हर तरीका आजमाया, लेकिन निर्माता को बचाना अब नामुमकिन है। अब निर्माता को प्राणों से मुक्ति मिल जाए, वही उनके लिए अच्छा होगा। वो दूसरा जन्म लेकर फिर लौटेंगी। जोशुआ की आंखें नम हो चुकी थी। उसने भारी मन से कहा, आपने अब तक उसे इस दर्द से मुक्ति क्यों नहीं दी? पुजारी ने जवाब दिया, वो हमारी निर्माता है, हमें बनाने वाली, भला हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? ये सुनकर जोशुआ रोता हुआ माया के करीब आया। उसने देखा कि एल्फी माया से लिपटी हुई थी। एल्फी अब ठीक हो चुकी थी। जोशुआ ने एल्फी को गोद में उठा लिया और दिल पर पत्थर रखकर माया के लाइफ सपोर्ट को ऑफ कर दिया। लेकिन तभी हॉवेल ने यूएस आर्मी के साथ उस गांव में हमला कर दिया। उसकी सेना ने बेरहमी से एआई साधुओं को मारना शुरू कर दिया। खतरे को भांपकर जोशुआ एल्फी को लेकर वहां से भागा ही था कि तभी हॉवेल वहां आ धमकी। जोशुआ अब हॉवेल के बंदूक के निशाने पे था। उसने जोशुआ से कहा, एल्फी और निर्माता को वहीं छोड़ दो और तुम जा सकते हो। पर जोशुआ ने मायूस होकर कहा, निर्माता अब नहीं रही। इतने में ही हरुन वहां पहुंच गया और हॉवेल पर गन तान दी, लेकिन हॉवेल के साथियों ने पीछे से हरुन को घेर लिया। हॉवेल बेफिक्र होकर जैसे ही पीछे मुड़ी, हरुन ने उसे शूट कर दिया और खुद सैनिकों की गोली का शिकार हो गया। हॉवेल को लगा कि हरुन का निशाना चूक गया है, लेकिन उसने हॉवेल की पीठ पर टाइम बॉम्ब शूट कर दिया था, जो कुछ ही सेकंड में फटने वाला था। हॉवेल मौत के डर से छटपटाने लगी, लेकिन उस बॉम्ब के फटने से पहले एल्फी ने अपनी शक्ति से उसे कंट्रोल कर लिया। पर हॉवेल के साथी एल्फी को ही खतरा समझकर उस पर हमला करने बढ़े। ये देख जोशुआ ने एल्फी को पकड़कर दूर हटा दिया। एल्फी का ध्यान टूटते ही बॉम्ब से उसका कंट्रोल छूट गया और उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे हॉवेल और उसके साथियों के चीथड़े उड़ गए। तभी हरुन फिर उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, भागो जोशुआ, नोमैड को तबाह कर दो। जोशुआ फौरन एल्फी को लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिकन सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ लिया।
और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। उनके जाते ही नोमैड ने उस गांव में मिसाइल दागकर पूरे गांव को खत्म कर दिया। कुछ समय बाद जोशुआ और एल्फी को सोल्जर्स अमेरिका ले आए थे, पर वे एल्फी को डिस्ट्रॉय करने में असमर्थ थे क्योंकि एल्फी अपनी शक्ति से उनकी हर मशीन को नाकाम कर सकती थी। तब जनरल एंड्रयूज ने जोशुआ को गन देते हुए कहा, एल्फी को सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो, तुम उसे स्विच ऑफ करो वरना हम उसे दर्दनाक मौत देंगे। जोशुआ के पास और कोई चारा न था। वो एल्फी के पास गया और उसे हमेशा के लिए ऑफ कर दिया। इसके बाद एंड्रयू ने एल्फी की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने भेज दिया। जोशुआ से एल्फी के लगाव को समझते हुए उसने जोशुआ को भी एल्फी की बॉडी के साथ उसी गाड़ी में भेजा, लेकिन एंड्रयूज को अंदाजा भी नहीं था कि ये जोशुआ की एक चाल थी। एल्फी मरी नहीं थी, बल्कि जोशुआ ने उसे चालाकी से स्टैंड बाई मोड में डाल दिया था, जिससे वो बस सो रही थी। जोशुआ ने एल्फी को वापस जगा दिया, जिसके बाद एल्फी ने उस गाड़ी को कंट्रोल कर रास्ते में ही पलटा दिया और जोशुआ एल्फी को ले भागा। वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचा। दरअसल अब इंसानों ने चांद पर भी बस्ती बसा ली थी। चांद पर जाने के लिए एक स्पेशल फ्लाइट भी मौजूद थी। जोशुआ ने चांद पर जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। उनकी फ्लाइट ने उड़ान भरी ही थी कि तभी एंड्रयू को उनकी खबर मिल गई। उसने फ्लाइट को वापस अमेरिका में लैंड होने का आदेश दिया, लेकिन अब जोशुआ और एल्फी को रोकना किसी के लिए भी नामुमकिन था। एल्फी ने पूरे प्लेन को ही कंट्रोल में ले लिया और वे सीधा जाकर नोमैड पर लैंड हो गए। उन्होंने पहले दूसरी फ्लाइट से बाकी पैसेंजर्स को सही सलामत पृथ्वी की ओर रवाना कर दिया। उसके बाद नोमैड में मौजूद सेना को खत्म करके आखिरकार एल्फी ने अपनी शक्तियों से नोमैड को तबाह कर दिया। हालांकि इस जंग में जोशुआ मारा गया, लेकिन उसने एस्केप पॉड की मदद से एल्फी को सही सलामत धरती पर भेज दिया। अब धरती पर एआई सुरक्षित थे। आगे चलकर पूरी दुनिया ने यह माना कि लॉस एंजलिस पर हमला इंसानों की ही गलती थी। लोगों ने प्रोटेस्ट कर यूएस मिलिट्री को जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया में एक बार फिर शांति कायम हो गई और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।